हेलो बेटा। आज हम लोग आपका पेंटिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। यानी कि जो भारतीय कला है उसमें आधुनिकता कब आई, किस तरीके से आई, क्या उसके रीज़न रहे, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आधुनिक जो चित्रकार हैं जितने भी हैं आपके कोर्स में, उनके जो रिलेटेड, उनसे रिलेटेड उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं उनको पढ़ेंगे। वो किस तरीके से आधुनिकता की ओर आ गए और उन्होंने अपने पेंटिंग्स में क्या नया दिखाने की कोशिश की है वो हम पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि आधुनिक जो है वो समय माना जाता है, मॉडर्न समय यानी कि आज का समय जो है वो आधुनिक माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। तो आपको बताऊं मैं कि जो रेखा चित्र है, चित्रकला है, फोटोग्राफी है, शिल्पकला है, ये सब कुछ क्या है, इनमें काम करने की जो अलग अलग टेक्निक हैं उन सबको आधुनिक कला के अंतर्गत माना जाता है। और जितने भी चित्रकार आप आधुनिक कला में पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो चित्रकार थे उन्होंने इन्हीं फॉर्म में कुछ जो एक था पहले से चला हुआ ट्रेंड जो आ रहा था बंगाल शैली तक का, उससे अलग हट कर के काम किया, इसलिए वो आधुनिकता में गिने जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो यूरोपियन शैली थी उसको भी अपनी भारतीय शैली में मिला लिया। मिलाने के बाद उन्होंने जो नए नए चेंजेस अपने पेंटिंग में किए उन सबको, या फिर उन्होंने जो भी रेखा चित्र बनाए या फिर उन्होंने फोटोग्राफी की, इस तरीके से जितने भी उन्होंने जो भी आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए उन सबको ही आधुनिक चित्रकला के अंदर रखा जाता है। तो आप लोगों को ये पता है कि जो आपको पता है कि बंगाल शैली आपका लास्ट चैप्टर था। तो बंगाल चित्र शैली जो थी, आपको इतना भी मैंने बताया था कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे इनके प्रयास से नवक्रांति चित्रकला में आई थी। ये आपने पढ़ा था कि जब आज़ादी का समय था, जब लोग अंग्रेज़ों के गुलामी कर रहे थे और गुलामी करते करते उनकी जो मानसिकता थी उसको हीन दीन दया में दृष्टि में दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को इस तरीके से डिमोटिवेट किया गया कि आपके पास आपका अपना कुछ है नहीं, आपकी ना संस्कृति है ना परंपरा है। तब अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रयास थे, ईवी हेवल जी उनमें साथ थे और इन्होंने बंगाल शैली का जो है वो उद्भव हुआ था उस वक्त। ये आपको मैंने इसके पहले जो चैप्टर था बंगाल चित्र शैली उसमें आपको बताया था। लेकिन जो बंगाल चित्र शैली थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जो ईवी हेवल थे उन्होंने बोला कि अगर आपको कॉपी ही करनी है, क्योंकि जो जितने भी चित्रकार थे वो सारे यूरोपीय जो चित्रकार थे उनके ही पेंटिंग्स की कॉपी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कॉपी ही करनी है तो आप ऐसा करो, जो आपके पास पुराना आपका जो धरोहर भारत में है जैसे कि अजंता, एलोरा, इन सब की जगह पर जाकर के उनकी कॉपी कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था। तो जो बंगाल चित्र शैली के कलाकार थे, आपको ये भी पता है कि उन्होंने ही वॉश टेक्निक जो थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने निकाली थी और उसी में वो काम कर रहे थे और उन्होंने उन्हीं के जो अजंता या एलोरा इनकी कॉपी करनी शुरू कर दी थी। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो ये चित्र जो बंगाल चित्र शैली थी इसी को उस वक्त भारत की आधुनिक जो शैली है उसका नाम दे दिया गया, क्योंकि उससे पहले भारत के जो चित्रकार थे उनके पास अपना कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ यूरोपीय चित्रकार जो थे उनकी कॉपी कर रहे थे। तो इसलिए बंगाल चित्र शैली को उस वक्त के लिए क्या बोल दिया गया कि ये ही भारत की आधुनिक शैली है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो आधुनिक शैली थी ये मात्र 30 वर्षों में ही, इस अवधि में ही क्या है, ये अपनी मतलब एक तरीके से 30 वर्ष तक ये चलती रही ऐसे ही। और फिर क्या हुआ कि जो इसके चित्रकार थे वो जो है मतलब उनको बोलने लगे कि ये सिर्फ अपनी जो इनका पुरानी परंपराएं हैं या जो इनके रीति रिवाज हैं या जो इनकी संस्कृति है सिर्फ उसी को लेकर के चित्र बनाते हैं और इनके पास अब कुछ नया नहीं है, आधुनिक नहीं है। तो इस तरीके से जो बंगाल शैली के बहुत से जो चित्रकार थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो अलग पहचान उन्होंने बनानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बहुत सारे विश्व स्तरीय गुण थे, यानी कि जो यूरोपीय जो चित्रकार काम कर रहे थे उनकी कॉपी नहीं की, बल्कि जो उनकी क्वालिटीज़ थी जो उनको अच्छी लगी, अपने आप को अलग पहचान देने के लिए, विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए, कला को नए स्तर पे पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी विशेषताएं थी उनको अपनी रचनाओं में स्थान देने लगे। वो कि
जैसे बहुत से यूरोपीय चित्रकार थे जो वो कैनवास पे काम कर रहे थे, बहुत से थे जो कि मतलब उनने अलग तरीके से मॉडर्निज्म में जो ह्यूमन फिगर थी वो बना रहे थे। तो इस तरीके से जो भारतीय चित्रकार थे उन्होंने भी अपने आप को चेंजेस करना शुरू किया और फिर उन्होंने उनकी कॉपी ना करते हुए उनकी जो क्वालिटीज़ थी यूरोपीय चित्रकारों की वो अपने चित्रों में डालनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से एक नई आधुनिक जो कला शैली थी उसका उद्भव हो गया। उसके बाद जो कलकत्ता में आपको पता है कि बंगाल शैली का उद्भव हुआ था। तो जो बंगाल शैली कलकत्ता में हुई तो कलकत्ता में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी आज़ादी के बाद। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो कलकत्ता का जो शहरी परिवेश था उसमें क्या हुआ कि उससे भी जो चित्रकार थे वो प्रभावित हुए। जैसे कि जो गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे, ये जो थे वो छाया और प्रकाश को अपने चित्रों में डालने लगे, यानी कि इन्होंने लाइट एंड डार्क शेडो जो थी वो अपने चित्रों में डाली। उससे पहले ये शेडो आपको जो पहले बंगाल शैली के चित्र थे उनमें देखने को नहीं मिलती, तो इन्होंने डाली। उसके बाद इन्होंने क्यूब आपको पता है, क्यूब से इन्होंने पूरे के पूरे चित्र बनाने शुरू कर दिए। क्यूबिज्म इनका मतलब एक गुण बन गया। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो था अपने चित्रों में अभिव्यंजनावाद को, एक्सप्रेशन को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, जिससे कि जो इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो रियल लगती हैं, बिल्कुल मौलिकता उनमें दिखाई देती हैं। जेमिनी रॉय जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्रेंड से हटकर, जो आप आज भी आपके घर में आपने देखा होगा, जो आपकी मम्मियाँ हैं या कुछ हैं तो एक डांसिंग गर्ल इस तरीके से होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से वो कट फॉर्म में होती है और इन्होंने ये डांसिंग गर्ल जो थी वो बनानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से इस तरह की कुछ डांसिंग गर्ल आपने देखी होगी। तो इस तरह की जितनी भी पेंटिंग्स थी इन्होंने चित्रकारों ने वो अपने अपने चित्रों में डालनी शुरू करी। और उसके बाद में इन्होंने जो था जो अपनी जो बंगाल एक जो इनकी शैली चली आ रही थी उसको इन्होंने क्या किया, नई रचनात्मक कार्य करके आधुनिक इसको माने जाने लगा। यानी कि अब इसको जो इन्होंने यूरोपीय जो चित्रकार थे उनसे जो इन्होंने क्वालिटी ली उनको अपने चित्रों में डाला और कुछ मॉडर्निज्म करके दिखाया, तो उससे ही आधुनिक कला माने जाने लगी। जो चित्रकार थे उन्होंने अपने आप को बंगाल शैली से बहुत सारे चित्रकारों ने अलग करके अपना अलग काम करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो ये थे ये अब क्या हुआ कि तितर बितर हो गए इधर उधर। ये अब ये इनको समझ नहीं आने लगा कि जो 20वीं सदी का दौर था कि उसमें जो आधुनिक है वो क्या है, कि हमारी रचनाएं, कृति, कार्य कौन से क्या क्या हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिसको आधुनिक माना जाए। तो सभी अपने अपने तरीके से, जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट कैनवास पे काम करता तो वो ये कहता कि मैं आधुनिक रूप में काम कर रहा हूँ, आज के रूप में काम कर रहा हूँ, ये नई ट्रेडिशनल फॉर्म से अलग हट करके मैंने एक नई तकनीक निकाल ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जेमिनी रॉय थे उन्होंने डांसिंग गर्ल बनाई तो उन्होंने कहा कि ये आधुनिक है, क्योंकि मैंने एक ह्यूमन फिगर को जो पहले से हम लोग बनाते हुए आ रहे थे जिस तरीके से उससे अलग बनाई है तो वो आधुनिक हो गई। तो इस तरीके से बहुत से जो चित्रकार थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष करना शुरू कर दिया। यानी कि जो हिंदू थे उन्होंने मुस्लिम में भी बनाया और उन्होंने और भी जो धर्म थे उनसे भी रिलेट चित्र बनाने शुरू कर दिए। उनमें से एक जैसे कि आपके M.F. हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन जो चित्रकार थे, उन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं थे उन्हीं के जो चित्र थे, हिंदू देवी देवताओं को उनकी जो परंपरा से, जैसे हम लोग आज भी देखते हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के कॉस्ट्यूम होती है पहनने, उनके जो कपड़े होते हैं उससे अलग हट करके उन्होंने उनको मॉडर्निज्म में बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो था वो जो है बहुत से जो हैं वो विदेश में जा कर के और कला का जो था वो एजुकेशन लेकर के आ गए वहाँ से। और उसके बाद में जो पेंटिंग के एजुकेशन लेके आए तो वो फिर से क्या करने लगे, जो विदेशी थे उनकी नकल करने लगे और फिर वो उसको आधुनिक बताने लगे। तो इस तरीके से जो था वो सब जो भी चित्रकार थे उनका अपना हिसाब था, अपने तरीके से वो जो था वो सब हर तरीके से अपने आप को आधुनिक बता रहे थे कि भाई ये आधुनिक है, ये मेरे हिसाब से आधुनिक है। और इसमें जो है जो भी है वो उनको ये नहीं पता था कि कहाँ पे क्या उनको करना है, और इस हिसाब से उन्होंने जो है खुद को आधुनिक बताना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो चित्रकार थे
जब वो इस तरीके से आधुनिक बता रहे थे तो इनमें जो थे एक, ये आपको न्यूटन सूजा और एम.एफ. हुसैन मैंने नाम लिया। तो ये जो थे इन्होंने क्या किया कि इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि जो बंगाल शैली थी उससे जो चित्रकार अलग हुए थे, जो अपने आप को आधुनिक बता रहे थे किसी भी तरीके से, वो कोई भी काम कर रहे थे जो बिल्कुल लीक से हटके काम था उससे अपने आप को आधुनिक बता रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1947 ईस्वी में प्रगतिशील कलाकार समूह नाम की एक जो थी संस्था, एक जो थी वो उसका गठन कर दिया। तो नाम रख दिया इन्होंने प्रगतिशील कलाकार समूह। तो इसने क्या किया, इसने जो बंगाल कला शैली थी उसको तो बिल्कुल नकार दिया और इन्होंने इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट का स्वागत किया। यानी कि जो पूरे संसार में जितने भी जो कलाकार थे उन्होंने कुछ भी नया अलग लीक से हटके काम किया, उसको जो भी चित्रकार बना रहा था तो इसको उन्होंने उसका मॉडर्न आर्ट इसका नाम दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ये थे फ्रांस के थे ये न्यूटन सूजा, इन्होंने सूजा जो थे इन्होंने अलग अलग नई कृतियां बनाई जिसको पूरे विदेश में भी उसकी तारीफें हुई, है ना, लोगों ने इनको जानना शुरू कर दिया। इसी तरीके से गगनेंद्र नाथ ने जो क्यूबिज्म में काम किया, बहुत से जो थे सरोलिज्म में काम कर रहे थे, प्रोमेटिज्म में काम कर रहे थे। तो ये अलग अलग विधाएं थी जो कि जैसे मैंने बताया क्यूबिज्म जो थी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने काम किया, तो क्यूब में उन्होंने पूरा जो चित्र था क्यूब के फॉर्म में ही पूरा चित्र निकाल दिया। तो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म थी। इसी तरीके से जो थे एम.एफ. हुसैन भी बहुत ज़्यादा जो थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, उनके जो चित्र थे वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि जो इसी संगठन में जो के.जी. सुब्रमण्यम जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि फिर से वही ट्रेंड शुरू हो गया कि पहले भी जो थे यूरोपीय चित्रकारों की जो कलाएं थी उनका ही कॉपी किया जा रहा था। अब क्या था कि उनकी जो क्वालिटीज़ थी कुछ कुछ क्वालिटी उनकी लेकर के भारतीय चित्रों में डाल दी जा रही थी। तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से कॉपी माना जाने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी लोक कलाएं थी प्रचलित और जो परंपराएं थी उन्हीं को नए तरीके से नए उसमें लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और जो ये प्रगतिशील कलाकार समूह का जो ये संगठन था इसको 1956 में क्या कहते हैं समाप्त कर दिया गया कि ये इतने ही साल चला और उसके बाद 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया। जब ये समाप्त हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ, आपको पता है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि भारत के आज़ाद होने के बाद में ऐसे कला विद्यालय जो थे वो बने जिनमें के जो आधुनिक तकनीक और विचार जो थे वो कला क्षेत्र में नए आदान प्रदान करने लगे कि यानी कि आधार जो थे वो नए आने लगे। यानी कि जो तकनीकें थी वो नई नई, जैसे कि छापा, जैसे कि मूर्ति कला बनाना, जैसे कि और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी, शिल्प कलाएं, है ना। इससे पहले सिर्फ पेंटिंग बन रही थी, लेकिन इन चीज़ों को भी जो था कि जैसे कि फुटकर जो चित्र थे, फुटकर में जो बनते थे, फुटकर पे आपको पता है फुटकर किसे बोलते हैं, जो सड़क पे बैठे हुए लोग होते हैं, फुटकर चित्र जो थे वो सामने आने लगे। तो इस तरीके से जो था इसमें जो आधुनिक कलाकार थे मनीषी डे, मुकुल डे, रामकुमार तैयब मेहता, है ना, अकबर पद्मजी, ये सब जो हैं ये नाम हैं चित्रकारों के बहुत सारे जिन्होंने के नए नए जो आधुनिक जो कला थी उनमें चित्र बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स थी उनमें लीक से हट करके काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कॉपी नहीं की यूरोपीय शैली की, उन्होंने कभी भी कॉपी नहीं की। उन्होंने जो था वहाँ से जो क्वालिटीज़ थी वो लेकर के आए। जितने भी यूरोपीय चित्रकार थे जो जो उनको उनकी क्वालिटी अच्छी लगती थी, मान लीजिए किसी की ह्यूमन फिगर उनको अच्छी लगी बनाने का तरीका तो वो ले आए, किसी को कैनवास पे काम करना अच्छा लगा, ऑयल कलर से काम करना अच्छा लगा तो वो ले आए, उसके बाद में कपड़े पे चित्र बनने लगे, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन जो लोक कलाएं थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जमनी राय थे उन्होंने जो था कि ह्यूमन फिगर को इस तरीके से बना दिया कि आज भी हमारे जो ग्रामीण परिवेश में आप लोगों ने, आपको पता होगा कि दीवारों पे अगर कोई भी कुछ काम होता है तो आज भी हमारे जो बड़ी हैं, जो हमारी ग्रैंड मदर है या मदर है, वो आज भी गेरू से उस डांसिंग गर्ल को स्केच करती हैं। तो
वो कहाँ से आया, वो जम नहीं रहने दिया, लेकिन वो क्या था, ऐसे तो उससे पहले नहीं बनी थी, लेकिन यही क्या था, ये आधुनिकता को परिभाषित करने का एक नया तरीका बन गया। तो इस तरीके से आधुनिक जो बंगाल शैली थी उसी के चित्रकारों ने आधुनिक जो शैली थी, आधुनिक कला शैली को एक नई दिशा में पहुंचाने के लिए आधुनिक कला शैली का उद्भव किया, या फिर उसको नए दिशा में पहुंचाया। तो ये आपको मे भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसके चित्रों की बात करते हैं। तो जो इसका पहला चित्र है, ये इसका पहला चित्र है, इसका जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चित्र है इसका पहला, राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए। तो ये सबसे पहला चित्र है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये चित्र किसने बनाया है, किस तरीके से बनाया है। चित्र का नाम आपने पढ़ लिया, राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए। मद का अर्थ होता है घमंड, मर्दन का अर्थ होता है उसका दमन करना या उसको मार देना, यानी कि जो राम है वो समुद्र का घमंड का मर्दन, यानी कि समुद्र के घमंड को, अहंकार को समाप्त करते हुए इस तरीके का एक चित्र है। इसके चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। इसकी जो काल है आधुनिक आपको बता दिया गया है अभी, और राजा रवि वर्मा ने इसको कैनवास पे ऑयल कलर से बनाया है। कैनवास पे ये तेलीय रंग से बनाया गया चित्र है। इसका जो समय है वो 19वीं सदी का उत्तरार्ध है, और ये जो है इसका जो इस वक्त संग्रह है वो चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में ये चित्र आपका रखा हुआ है। तो ये वाला जो चित्र है इसका विवरण पढ़ लेते हैं कि चित्र किस तरीके का है, क्या चित्रकार ने इसमें बनाया हुआ है। तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि बेटा ये चित्र है। इस चित्र में जो विषय वस्तु की बात करूं मैं, विषय वस्तु इस चित्र की है राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए, यानी कि राम जो है वो समुद्र का अहंकार समाप्त कर रहे हैं। तो समुद्र का और राम का आपस में क्या मेल है, कब वो राम जो थे वो समुद्र का मदमर्दन कर रहे थे, यही इसकी विषय वस्तु है। कि आपको पता होगा कि रामायण में एक जो है एक समय होता है जब रावण सीता को उठा करके लंका ले जाते हैं, और उसके बाद में जो राम है, रामचंद्र भगवान जो है वो लंका पर सीता को छुड़ाने के लिए आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। तो ये जो समुद्र है ये बीच में आ जाता है, जैसे कि जिसका आपको पता है कि उस पर फिर रामचंद्र ने जो है राम भगवान ने राम सेतु नाम से सेतु भी बनाया था। तो ये वही है। तो भगवान श्री राम जो हैं वो समुद्र को कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मेरे को रास्ता दे दीजिए, मेरे को क्योंकि लंका पर चढ़ाई करनी है, वहाँ जाना है, आप मुझे रास्ता दे दीजिए। लेकिन जो समुद्र होता है वो उसका इतना ज़्यादा अहंकार होता है कि वो रामचंद्र को मना कर देता है, और अपना जो विशाल, आप ये देखिए इतना, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके लहर का वेग जो है कि अपना जो विशाल उसका रूप होता है उसका जो समुद्र का, उससे वो रामचंद्र भगवान का जो है वो रास्ता रोक लेते हैं। तो जब भगवान राम का जो रास्ता है वो रोक दिया जाता है, तो दुखी होकर के भगवान श्री राम जो हैं वो अपना धनुष उठा लेते हैं और उस समुद्र को पूरी तरीके से नष्ट करने की चेतावनी देते हैं। तो ये उस वक्त का चित्र है कि जब भगवान श्री राम ने समुद्र को चेतावनी दे दी है, और वो अपना धनुष उठा करके इस पूरे समुद्र को सुखाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए, नहीं तो अब मैं इसको आपने क्योंकि मुझे रास्ता नहीं दिया है, तो अब मैं आपका जो है ये पूरा पानी सुखा दूंगा, सुखा करके मैं इसको पार कर लूंगा। तो इसी में आपको यहाँ पर अब चित्र की बात करते हैं। ये तो इसकी विषय वस्तु थी, जो वाल्मीकि की जो रामायण थी उससे लिया गया एक कॉन्सेप्ट था। तो अब इस चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। चित्र में क्या है, तो चित्र में एक तरफ यहाँ पर आपको शिला के ऊपर जो है वो क्रोधित रामचंद्र भगवान यहाँ पर आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये क्रोधित हैं खूब ज़्यादा, और जो है इन्होंने अपने बाएं हाथ में ये यहाँ पर धनुष उठा रखा है, और एक जो इनका दायां हाथ है इसमें इन्होंने यहाँ पर तीर पकड़े हुए हैं। धनुष के ऊपर इन्होंने दाहिने हाथ में तीर पकड़ा हुआ है।
और आप इनके जो वस्त्रों की बात की जाए तो ये इन्होंने सिर्फ अपने शरीर पर नीचे की तरफ धोती पहनी हुई है। जो धोती भी जो आप लोग देख रहे होंगे वेग के साथ जो है हवा के साथ जो है उड़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पता चल रहा है कि जो समुद्र है वो कितना वेग में है, कितनी वहाँ पर तेज लहरें हैं, हवा चल रही है, जिससे कि इनकी जो धोती है वो भी उड़ती हुई जा रही है। तो उसके बाद में इधर ये रामचंद्र भगवान जो है एक समुद्र के एक छोर पर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे समुद्र के जो किनारे हैं, किनारों पर जहाँ ये खड़े हुए हैं, इस तरीके से जो लहरें हैं ये आप देखिए किस तरीके से वेग के साथ जो लहरें हैं वो टकरा रही हैं। और आपने बेटा अगर रियल में कभी आपने देखा होगा समुद्र, तो जो लहरें हैं जब वो किनारों पर आकर के टकराती हैं तो इस तरीके से सफ़ेद झाग जैसा बन जाता है, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये सफ़ेद झाग जैसा इसमें भी बना हुआ है जो समुद्र की लहरों से टकरा करके दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहीं पर अब देखिए ये जो है भगवान श्री राम जो है उन्होंने धनुष उठा लिया है, तीर उठा लिया है और ये प्रत्यंचा पर चढ़ाने वाले हैं कि अब मैं ये समुद्र सुखा रहा हूँ। तो क्योंकि अब जो समुद्र देव थे उनको पता लग गया है, अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो यहाँ पर आपको समुद्र के साइड में एक तरफ जो है आपको दूसरी तरफ जो लहरें हैं, एक तरफ ये खड़े हुए हैं, लहरों की दूसरी तरफ आपको 3 मानव आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये 3 मानव आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी, जिनमें से एक जो बीच में है, बीच वाली जो आकृति है वो थोड़ी इन दोनों ये वाली जो दोनों आकृतियाँ हैं इनसे थोड़ी सी बड़ी है। और ये जो बड़ी आकृति है ये जो है ये अपना जो हाथ है दोनों हाथ उठा रही है और भगवान श्री राम को लग रहा है, ऐसा कह रही हैं जैसे कि हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये ऐसा ना करें, आप यानी कि ये समुद्र को ना सुखाएं, इसका जल ना ख़त्म करें। तो इस तरीके से रोकने की है। बाकी ये जो 2 आकृतियाँ आपको छोटी दिखाई दे रही हैं ये समुद्री जलचरों की देवताओं की आकृतियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि भगवान से कह रही हैं कि आप अगर इस समुद्र को सुखा देंगे तो इसमें रहने वाले बहुत सारे जो जलचर हैं उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारी जो याचना है उसको सुने और हमें क्षमा करें। तो ये जो 3 आकृतियां हैं इस तरीके की भगवान श्री राम से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये इनकी तो बात हो गई। पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, चित्र में किस तरीके का है। तो चित्र में जो है पृष्ठभूमि जो है आपकी अग्रभाग में मैंने आपको बता दिया, भगवान श्री राम जो है वो किनारे पर यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी शिलाएं जो हैं वो हैं। और इसके अग्रभाग में समुद्र का जो वेग है वो भी, लहरें जो हैं वो भी आपको बता दी गई हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि की बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, पीछे क्या है। तो जो पृष्ठभूमि का पीछे का भाग है उसमें जो है वो गहरे रंगों से आकाश दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये समुद्र जो है वो पूरा खत्म हो रहा है और पीछे की तरफ आकाश दिखाया गया है, जिसमें कि जो आकाशीय बिजली है वो भी आपको चमकते हुए दिखाई दे रही है। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके का जो है दृश्य है, भगवान श्री राम को किस तरीके का गुस्सा आया हुआ है और उससे गुस्से से एक तरीके से विनाश का जो पूरा दृश्य है वो चित्रकार ने दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना था, जो है रामायण से लिया गया था, लेकिन उसको चित्रकार ने क्योंकि कैनवास पे बनाया है ऑयल कलर से राजा रवि वर्मा ने, तो इस तरीके से इन्होंने इस चित्र में जो है आप समझ सकते हैं कि मॉडर्निज्म लाने की पूरी कोशिश की है। मॉडर्न चित्र है जो कि उन्होंने बनाया है। तो एक चित्र ये है आपका राम समुद्र का मर्दन करते हुए, यानी कि रामचंद्र जो हैं वो उन्होंने समुद्र का अहंकार जो है उसकी समाप्ति कर रहे हैं या करती है। दूसरा जो चित्र है बेटा, ये चित्र है आपका माँ और बच्चा नाम से चित्र है ये आपका। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है माँ और बच्चा, यानी कि ये चित्र ही माँ और बच्चे को परिभाषित करता है। तो इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। चित्र का नाम माँ और बच्चा है। इसके जो चित्रकार हैं जैमिनी रॉय हैं। जैमिनी रॉय, यमिनी रॉय, ये एक ही पर्सन का नाम है दोनों का।
दोनों एक ही पर्सन के जो है वो नाम है। तो किसी भी तरीके से जब एग्ज़ाम में बोलते हैं तो यामिनी राय भी लिखा जाता है, कभी कभी जैमिनी रॉय भी लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। इन्होंने ये जो चित्र बनाया है ये कागज़ पर जल रंग से ही बनाया है, और ये इसका जो समय है 1930 में बना हुआ चित्र है। ये इसका जो समय है आपको बता दिया। जितने भी चित्र हम लोग पढ़ेंगे अब वो सारे आधुनिक काल के होंगे। और इसकी जो टेक्निक है, क्योंकि कागज़ पे जल रंग है तो टेम्परा से बनी है, और आज ये आधुनिक जो है कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो क्योंकि इस चित्र के बारे में हम इसका विवरण पढ़ लेते हैं अब कि किस तरीके का चित्र है। तो ये जो चित्र है माँ और बच्चे को परिभाषित करता हुआ चित्र है। चित्रकार ने इसमें एक माँ और बच्चे के जो प्रेम है, आपस में एक दूसरे का जो अटैचमेंट है उसको दिखाया है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो चित्रकार है, चित्रकार ने इसमें एक लेडी जो है, एक नारी जो है, स्त्रीत्व कहते हैं कि जब तक एक कहावतें भी हैं पुरानी और आज भी कहते हैं इस चीज़ को कि जब तक एक और जो महिला है वो पूरी तरीके से स्त्रीत्व नहीं पा सकती जब तक कि वो माँ ना बने। तो वो जब माँ बन जाती है तो उसमें जो एक नारीत्व का जितना भी जो भी मातृत्व का जो भाव होता है वो तभी आता है। तो जो है वो भारतीय कलाकार जो है यामिनी राय, इन्होंने जो है इस चित्र के माध्यम से लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। और इस चित्र में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी कॉन्सेप्ट है चित्रकारों ने वही बनाए हैं, लेकिन उन्हें नए तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो इसमें भी चित्रकार ने क्या किया गया है कि इसमें पूरे चित्र में बेटा चित्रकार ने एक रंग से माँ की जो साड़ी है उसको दिखाया है, और किस तरीके से दिखाया है कि अर्धवर्गाकार में लाइनें खींच करके, है ना, रेखाएं जो है ना, और यहाँ पे देखिए ये जिगजैग की वेग वाली रेखाएं जो है, इस तरह की रेखाओं से जो है वो माँ की जो पूरी की पूरी शारीरिक रचना है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो शारीरिक रचना है माँ की, वो इन रेखाओं से ही जो है वो उभार दी है, इन घुमावों से ही माँ। और उसके बाद में जो बच्चा है, बच्चे की भी सिर्फ रेखाएं आप देख सकते हैं, रेखाओं से ही जो है पूरे बच्चे को भी चित्रकार ने बनाया है। तो ये इस चित्र की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जो शारीरिक रचनाएं हैं उनको रेखा से, वक्रों से, अर्धवक्रों से, यानी कि सर्कल से, हाफ सर्कल से, इस तरीके से जो है चित्रकार ने बनाया है पूरा चित्र। और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इस जो ये लेडी जो माँ के रूप में बनाई है, इनकी जो अलग कॉस्ट्यूम, तो कपड़ा तो मैंने आपको बता दिया, साड़ी पहने हुए हैं और वो भी किस तरीके से, लेकिन इनके जो कॉस्ट्यूम जो पहनी हुई है उसको क्या किया गया, पूरे एक सलेटी रंग से बनाया गया है। एक सलेटी रंग से इस पूरी कॉस्ट्यूम को बना दिया गया है, जिसमें कि भूरा जो रंग है उसका मिश्रण करके और सिर्फ काले रंग की लाइनें खींच के, आप देखिए अलग अलग, मैंने अभी बताया आपको, वर्गाकार, अर्धवर्गाकार से इन लाइनों को खींच कर ही पूरे ही जो है वो ह्यूमन फिगर को बना दिया गया है। इसके बाद में क्या है, अलंकरण के तौर पर आप देखेंगे कि सिर्फ चित्रकार ने सफ़ेद रंग पर काले रंग से लाइनें खींच करके ही पूरे जो है बच्चे के भी और माँ के भी अलंकरण बना दिए हैं। उन्होंने अलग से कुछ नहीं ऐसा किया कि भाई कोई अलग से अलंकरण के लिए अलग कलर लगाया, कुछ भी, उन्हीं रंगों पर आपस में तालमेल करके बना दिया गया है। अब चित्र की पृष्ठभूमि की बात करें तो चित्र की पृष्ठभूमि में यहाँ पर, क्योंकि पूरा चित्र जो है वो माँ के शारीरिक गठन पे ही है, पूरा चित्र जो है सिर्फ एक रंग से चित्रकार ने बनाया है, लेकिन चित्र की पृष्ठभूमि पर यहाँ पर आपको हरे रंग से जो है वो यहाँ पर आपको एक पेड़ जो है चित्रकार ने बनाया है, जिसको के शुरू में पृष्ठभूमि के अग्रभाग में पौधे की जो पत्तियां हैं और फूल है वो भी चित्रकार ने सिर्फ हरे रंग की लाइनों से और सफ़ेद रंग की लाइनों से जो है वो बना दी है। उसके बाद में अब इन दोनों की बात करते हैं कि क्या क्या है। तो इस चित्र में
पीले, गहरे भूरे, सफ़ेद और सिंदूरी रंग से ही क्या किया गया है, जो चित्र है इसका अग्रभाग बना है। अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये हरे, पीले, गहरे, नारंगी इस तरीके के रंग जो हैं यहाँ पर है। इसकी जो पृष्ठभूमि है इसका अग्रभाग है। अग्रभाग में ये जो लेडी हैं इन्होंने जो है माँ ने पूरा जो है वो उनके जो साड़ी है या जो उनका शारीरिक गठन है उससे ये चित्र का अग्रभाग ढका हुआ है। इसके बाद में जो ये दो मानव आकृतियां हैं इसमें एक माँ का फेस है और एक बच्चे का फेस है। तो जो दोनों मानव आकृतियां हैं इन दोनों मानव आकृतियों की जो आंखें हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेम आपको दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल एक तरीके का भाव लिए हुए हैं, बिल्कुल एक बराबर है और एक तरीके का भाव ले रखा है। और चित्र के जो पृष्ठभूमि है मैंने आपको बताया कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग से बनी है और सफ़ेद रंग से फूल बनाया गया है। चित्रकार ने फूल बनाया है और इसमें किसी भी तरीके का कोई अलग से चित्रकार ने कुछ नहीं किया है। और ये जो है ये चित्र का अग्रभाग ना हो करके ये जो फूल और पत्तियां जो बनाई हैं चित्रकार ने ये जो है वो साड़ी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साड़ी का ही एक प्रिंट जो है चित्रकार ने दिखाया है, जिसका ही आगे की तरफ यहाँ पर आपको ये भी प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप इस चित्र में जो है बात करेंगे कि जो है ये आभूषण आपको बता दिए और जो चित्र का पृष्ठ भाग है यानी कि पीछे की तरफ जो भाग है उसमें जो है यहाँ पर चित्रकार ने ठीक इसी तरीके से हरे रंग की पत्तियाँ और सफ़ेद रंग के जो हैं फूल बनाए हैं। सबसे बड़ी इसमें जो क्वालिटी है चित्र में वो हाथों की जो सौम्यता है, वो चाहे बच्चे के हाथ हों चाहे वो माँ के हाथ हों, और जो पैर हैं उनकी जो उंगलियां हैं उनकी जो सौम्यता है, जो कोमलता है वो अलग से बहुत ही ज़्यादा इस चित्र को खूबसूरती प्रदान कर रही है। और ये जो चित्र है ये पूरा मातृत्व को लिए हुए चित्र बनाया गया है। ये यहाँ पर जो है कि जो लेडी हैं इनका जो ये पूरी बॉडी का जो है ये इतना है, आप लोग देख सकते हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है चित्र का, ये इतना है यहाँ पर, ये इतना, और ये जो है इस चित्र का अग्रभाग है जहाँ पर ये पेड़ आ रहा है और पीछे की तरफ ये वाला है। तो इस तरीके से ये पूरा चित्र जो है यामिनी राय ने एक जो टॉपिक था वो पुराना ले लिया, पुराने माँ और बच्चे का टॉपिक है, लेकिन उसको आधुनिकता प्रदान करके ये चित्र बनाया है। तो ये दो चित्र हैं आपके जो कि आधुनिकता में आधुनिक जो है उसमें आपका जो पहला चित्र था आधुनिक कलाकार द्वारा बनाया हुआ, ये पहला चित्र था राम समुद्र का मर्दन करते हुए, और जो दूसरा चित्र है ये आपका माँ और बच्चा जो है ये आपका दूसरा चित्र है। इसके बाद में आपके और जो चित्र रहते हैं इसमें आधुनिक में वो भी हैं आपके चित्र, बट वो सेकंड जो आपका होगा पोर्शन उसमें आपको पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।